गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा एल्डिहाइड कीटोन का जो ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, मतलब जो मैंने पहले के चैप्टर में डिस्कस किया है, वो सारी रिएक्शंस की लिस्ट आपको मिल चुकी है। और अब मैं नई रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूं जिनके थ्रू एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो आप लिखो उसी सीक्वेंस में, आई थिंक रिएक्शन नंबर 33 की हम बात कर रहे हैं। रोजेन-मुंड्स रिएक्शन, रोजेन-मुंड्स रिएक्शन, ये रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। रोजेन-मुंड्स रिएक्शन, रिएक्शन का डिटेल लिखो। लिखो व्हेन एसिड हैलाइड, when acid halide, when acid halide is treated with, when acid halide is treated with hydrogen, when acid halide is treated with hydrogen in presence of, in presence of palladium catalyst, in presence of palladium catalyst, in presence of palladium catalyst suspended over, suspended over, in presence of palladium catalyst suspended over barium sulfate, suspended over barium sulfate, suspended over barium sulfate along with sulfur or quinoline, 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 then aldehyde is obtained, then aldehyde is obtained, then aldehyde is obtained. आगे लिखो in the reaction, in the reaction xylene, in the reaction xylene acts as solvent. In the reaction xylene acts as solvent. तो यहाँ पे देखो एसिड हैलाइड को हमने कंसिडर किया है और इसको ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं पैलेडियम, पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट, और साथ में कैटालिटिक पॉइजनिंग के लिए सल्फर और क्विनोलिन को यूज किया जाता है। सल्फर और क्विनोलिन ये पॉइजनिंग के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर और क्विनोलिन को कैटालिटिक पॉइजनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। और ये रिएक्शन जो है बॉइलिंग ज़ाइलीन के अंदर होती है, मतलब ज़ाइलीन यहाँ पे सॉल्वेंट, इन बॉइलिंग ज़ाइलीन। तो होता क्या है, यहाँ पे बन जाता है एल्डिहाइड और HCl का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड प्लस HCl। ये जो कैटलिस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये कैटलिस्ट आपने पहले भी इसको देखा है, इसको बोलते हैं लिंडलास कैटलिस्ट। ये लिंडलास कैटलिस्ट है और आपको पता है कि ये हमेशा पार्शियल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन या पार्शियल रिडक्शन के लिए हमेशा ये यूज होगा। तो यहाँ एसिड हैलाइड से हम एल्डिहाइड बना रहे हैं, ये पार्शियल रिडक्शन है।
अगर एसिड हैलाइड से एल्कोहल बन जाता तो वो कंप्लीट रिडक्शन था। तो पार्शियल रिडक्शन या पार्शियल हाइड्रोजनेशन अगर कहीं कराना है तो वहां पे हमेशा ये कैटलिस्ट को यूज करते हैं। जैसे आपने देखा था कि अगर एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो हम इसको यूज करेंगे, बट अगर आपको एल्काइन से डायरेक्टली एल्केन बनाना है तो एल्काइन से एल्केन बनाने के लिए फिर आपको पैलेडियम ये पैलेडियम और उसके साथ हाइड्रोजन को यूज किया जाता है। मतलब जो यहाँ पे पॉइजनिंग के पॉइजनस नहीं यूज किए जाते उस केस में। ठीक है, तो रोजेन-मुंड्स रिएक्शन के बारे में आप ये याद रखना कि यहाँ पे जो रिएजेंट यूज होता है, जो कैटलिस्ट यूज होता है, वही कैटलिस्ट एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए भी यूज होता है। तो हो सकता है कि जो सबस्ट्रेट हम कंसीडर कर रहे हैं उस सबस्ट्रेट के अंदर ट्रिपल बॉन्ड भी हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो, और सबस्ट्रेट के अंदर एसिड हैलाइड भी हो। तो अगर इस कैटलिस्ट के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं तो वो दोनों फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट करेगा। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन के थ्रू आप कीटोन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो आप इसमें लिख लेना, कीटोन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ketone cannot be produced by this method. Ketone cannot be produced by this method. Ketone cannot be produced by this method. ठीक है, अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CO Cl, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CO Cl। अब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, एक्सेस में लिया हुआ है हाइड्रोजन को, एक्सेस में हाइड्रोजन है, और उसके साथ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, सल्फर और क्विनोलिन। अगर इसको ट्रीट कर रहे हैं तो अब जरा देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। एक तो ये इस एसिड हैलाइड को रिड्यूस कर देगा, और दूसरा यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। सिन एडिशन होता है तो सिन एडिशन के थ्रू सिस फॉर्म एल्कीन का प्रोड्यूस होगा। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इधर जो एसिड हैलाइड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होना चाहिए रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। देखो, बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगला मेथड। ये तो रिएक्शन नंबर 33 थी, अब मैं रिएक्शन नंबर 34 आपको बता रहा हूं। बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, by catalytic decomposition of carboxylic acid, रिएक्शन का डिटेल लिखो। लिखो, when vapors of carboxylic acid, when vapors of carboxylic acid are passed, when vapors of carboxylic acid are passed, when vapors of carboxylic acid are passed over hot manganese oxide catalyst, hot MnO catalyst, hot MnO catalyst at 300 degree centigrade, at 300 degree centigrade, then aldehydes and ketones are obtained, then aldehydes and ketones are obtained
then aldehydes and ketones are obtained depending upon then aldehydes and ketones are obtained depending upon the structure of carboxylic acid taken, depending upon the structure of carboxylic acid taken, depending upon the structure of carboxylic acid taken. अब यहां पे नोट करो, लिखो ड्यूरिंग द रिएक्शन aldehyde is obtained only when if one of the carboxylic acid is formic acid. During the reaction, aldehyde is obtained only when if one of the carboxylic acid is formic acid. Otherwise ketone is obtained. आगे लिखो, reaction is example of disproportionation. ठीक है, तो ये रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है. तो देखो कैसे प्रोसीड करती है रिएक्शन. जैसे एक फॉर्मिक एसिड हमने कंसिडर किया और फॉर्मिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल भी यूज कर रहे हैं. फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन करा रहे हैं. मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं. अब देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है. यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का एसिडिक बिहेवियर और दूसरा मॉलिक्यूल बेसिक बिहेवियर दिखाता है. तो क्या होगा, ये मान लो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये अपना लोन पेयर को यूज करके यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव कर लेता है. ये अपना लोन पेयर को यूज करके यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव कर लेता है. फिर क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है. ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है. और फिर क्या होता है, यहाँ से जो हाइड्राइड है, मतलब हाइड्रोजन विथ बॉन्ड पेयर, ये माइग्रेट करता है और ये इस पे अटैक करता है. ठीक है, ये H नेगेटिव यहाँ से माइग्रेट करके इस पे अटैक करता है और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. यहाँ पे हमने फॉर्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल यूज किए. ठीक है, अब इसमें से एक मॉलिक्यूल बेस की तरह और दूसरा मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करता है. तो ये अगर बेस की तरह बिहेव करा तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर यहाँ से दूसरे मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव रिमूव कर लेता है. ये लोन पेयर के थ्रू ये यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव करेगा. ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर यहाँ डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ से हाइड्राइड माइग्रेट करता है और ये हाइड्राइड जो है दूसरे वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ से उस प्रोसेस में ये वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है. एक बात आप समझ लेना कि जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मिक एसिड होता है. जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्जर्व होते हैं नेचर में, उनमें सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मिक एसिड है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जब ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, इसलिए वो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है,
तो फॉर्मिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखो इस तरीके से क्या हुआ, ये वाला मॉलिक्यूल तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ठीक है। यहां पे देखो, यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, CO2 गैस, और ये H और ये OH वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का, एक मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हुआ है, एक तरीके से कंबस्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को अगर देखें तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि वही मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है और वही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखो, अगर एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड का है अदर देन फॉर्मिक एसिड, और दूसरा मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का है, मतलब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, उनमें से एक फॉर्मिक एसिड है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा सबसे पहले जब ऑक्सीडाइज होने की बात आएगी तो ऑक्सीडाइज पहले फॉर्मिक एसिड ही होगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड के साथ अगर प्रेजेंट है तो फॉर्मिक एसिड ही ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस होना होगा। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले ये अपना लोन पेयर को यूज करके यहाँ से H पॉजिटिव ले लेता है, ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा डबल बॉन्ड के फॉर्म में, यहाँ से हाइड्राइड माइग्रेट करके इस पे अटैक करता है और वाटर रिमूव हो जाता है। तो अब अगर आप देखो तो बन गया RCHO और CO2 H2O। तो इसमें आप देखो जो फॉर्मिक एसिड है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और जो दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिड्यूस हुआ है। अगर दोनों में से कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का नहीं है तब कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इसको अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्रीट कर रहे हैं तो अब देखो कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ये यहाँ से H पॉजिटिव लेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ आ गया डबल बॉन्ड के फॉर्म में, यहाँ से R माइग्रेट करके इस पे अटैक कर जाता है, तो प्रोड्यूस होगा RCOR प्लस CO2 प्लस H2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं बट उनमें से कोई भी फॉर्मिक एसिड नहीं है, अगर हम दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड को
कंसीडर कर रहे हैं, बट नन ऑफ देम इज फॉर्मिक एसिड। तब देखो क्या बनेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो बेटा, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी। अब 3 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? एक प्रोडक्ट बनेगा इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में, एक प्रोडक्ट बनेगा इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में, और एक प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में बनेगा। तो जो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट बनेगा उसको तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, और अगर इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको सेल्फ प्रोडक्ट बोलेंगे, और ऐसे ही इसके 2 मॉलिक्यूल के बीच में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको सेल्फ प्रोडक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 सेल्फ प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो 2 सेल्फ प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं और इसको 2 बोल रहे हैं, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा RCOR, ये 1 है, मतलब 1 के 2 मॉलिक्यूल के बीच में। इसी तरीके से एक प्रोडक्ट बन जाएगा R प्राइम CO R प्राइम, ये 2 है, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा RCO R प्राइम, ये 1 2 है। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हमने इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को कंसीडर किया, और इस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी जरा समझो। वैसे तो ये जो अगर यही दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं, जैसे एक पॉसिबिलिटी ये भी है, यहाँ पे इधर देखो, अगर ये एडजेसेंट कार्बन पे हो और आप इनको हीट कर रहे हो, तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इनके बीच में वाटर रिमूव करके एनहाइड्राइड फॉर्मेशन की रहती है। वाटर रिमूव करके एनहाइड फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन अगर मान लो कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इस तरीके से एनहाइड्राइड फॉर्मेशन की सिचुएशन में नहीं है, तब क्या होगा? तब यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड करनी चाहिए कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद क्या हो सकता है, ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाए, और डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर होगा तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो है
यहाँ पे रिएक्शन होनी नहीं चाहिए। देखो अगर मान लो ये बॉन्ड पेयर इसको ट्रांसफर हो गया, मतलब यहाँ पे कार्बन आयन बन गया, अब ये जो है वैसे क्या होता है, ये माइग्रेट करके इससे अटैच होता है, बट एज सच ये बॉन्डिंग सिचुएशन में नहीं है। तो बॉन्डिंग सिचुएशन में नहीं है तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, नो रिएक्शन। आप एक बार फिर से समझो कैसे हमने ये कंक्लूड किया। अब तक जिस पैटर्न पे रिएक्शन प्रोसीड करे थे उसके हिसाब से एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को सबसे पहले रिमूव करता है, तो इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, ये वाला बॉन्ड पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में ट्रांसफर हुआ। अब फिर ये बॉन्ड पेयर यहाँ से ट्रांसफर होगा तब जाके CO2 गैस रिलीज होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन आयन बन गया। अब क्या करता है, ये कार्बन आयन जाकर के दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पे अटैक करता है, तो ये अटैक करने की सिचुएशन में है ही नहीं, क्योंकि जिस पे ये अटैक करने वाला है वो भी उसी मॉलिक्यूल का पार्ट है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकती, तो हमने कंक्लूड किया नो रिएक्शन। बट अगर इस ऐसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एनहाइड्राइड बन सकता है, इस केस में एनहाइड्राइड बन सकता है। सर अगर इसके दो अगर आप, मॉलिक्यूल ले लें, हाँ बोलो। अगर इसके दो मॉलिक्यूल ले लें फिर हो जाएगी? हाँ, दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो सकती है, मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं हो सकती, इंटरमॉलिक्यूलर हो सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे देखो अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये कंपाउंड है, ठीक है, इसको हम मैग्नीज ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, ये वाला बॉन्ड पेयर यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर यहां ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ये बॉन्ड पेयर इस कार्बन को ट्रांसफर होगा, यहाँ कार्बन आयन बन गया, या CO2 बन करके रिमूव हो गया। अब क्या होगा, अब ये कार्बन आयन इस पे अटैक करेगा और इस पे अटैक करके यहां से वाटर रिमूव कर देगा। अब आप देखो 5 मेंबर्ड रिंग के साथ कीटोन बन जाएगा, मतलब साइक्लोपेंटेनोन बन सकता है, यहाँ पे साइक्लोपेंटेनोन प्लस CO2 प्लस H2O, ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, लिखो बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ calcium salt of carboxylic acid, by dry distillation of calcium salt of carboxylic acid, by dry distillation of calcium salt of carboxylic acid, dry distillation of calcium carboxylate, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। तो इसमें नोट करो, लिखो व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड,
when calcium salt of carboxylic acid is heated or dry distilled, when calcium salt of carboxylic acid is heated or dry distilled, then carbonyl compound is obtained. Then carbonyl compound is obtained. Then carbonyl compound is obtained. आगे लिखो, during the reaction aldehyde is obtained only when if one molecule of calcium formate should be used, otherwise ketone is obtained. तो देखो बेटा, जैसे हम यहाँ पे कैल्शियम फॉर्मेट को कंसीडर कर रहे हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, इसके हमने मान लो 2 मॉलिक्यूल कंसीडर किए, वैसे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में, इसको हीट कर रहे हैं सिंपली, ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन में इसको हीट करते हैं। तो हीट करने पे क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से डिकम्पोज होता है। ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है, ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाता है, तो यहाँ पे देखो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का, 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड का, और 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट का बन जाता है, 2HCHO प्लस 2CaCO3। अब देखो, अगर हम एक मॉलिक्यूल कैल्शियम फॉर्मेट का यूज करते हैं और एक मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट को यूज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा आपको पता है कि फॉर्मिक एसिड या उसका जो सॉल्ट है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा। सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा मतलब हाइड्रोजन हमेशा वही देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है और ये दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, तो हाइड्रोजन फॉर्मिक एसिड को देना है, फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट को देना है, तो ये हाइड्रोजन देगा और दूसरे से RCO आएगा, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट बन जाएगा RCHO प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ये अलग अलग लिखना, अलग अलग लिखना इस रिएक्शन को, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मतलब ये याद रखो कि फॉर्मिक एसिड के रहते कोई भी दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका सॉल्ट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अब देखो, अगर हम 2 मॉलिक्यूल एक कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का कंसीडर करते हैं जो कैल्शियम फॉर्मेट से डिफरेंट है,
तब क्या होगा, तब कीटोन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अगर कैल्शियम फॉर्मेट को नहीं यूज किया जाता है तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से अगर हम दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को यूज करते हैं, ठीक है, दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को अगर यूज करते हैं, फिर टोटल 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, टोटल 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। अभी जैसे पिछले वाले केस में बताया था उसी तरीके से यहाँ पे भी 3 प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी। एक तो सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा 1,1 RCOR, और एक सेल्फ प्रोडक्ट बनेगा 2,2 का, तो R'COR', और एक क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा 1,2 RCOR', where cross product is always major product. Cross product is always major product. अगर दो डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को यूज करते हैं बट उनमें से कोई भी ये कैल्शियम फॉर्मेट सॉल्ट नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, 3 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट, 2 सेल्फ प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करते हैं जिनमें से एक कैल्शियम फॉर्मेट है, तो हमेशा एल्डिहाइड बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा और वो डोमिनेटिंग प्रोडक्ट एल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन, by partial reduction of acid derivative, by partial reduction of acid derivative by partial reduction of acid derivative अब जरा पहले एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो, जैसे अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने पे पहले एल्डिहाइड बनता है, पहले एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद जब एल्डिहाइड रिड्यूस होगा, ठीक है, एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तब बनता है एल्कोहल। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, उसके बाद फिर एल्कोहल बनता है। अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है,
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिक्वायर्ड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, चाहे आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हो या अल्कोहल बनाना चाहते हो। लेकिन एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी सफिशिएंट होता है। बस यही प्रॉब्लम है यहां पे कि इसको रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और इसको रिड्यूस करने के लिए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहां यूज किया है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, वो सफिशिएंट है एल्डिहाइड को रिड्यूस करने में। ठीक है, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड बनाते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड है। मींस जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहां यूज किया है वो जैसे ही एल्डिहाइड फॉर्म होगा उसको फर्दर रिड्यूस कर देगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल। कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्टली एल्डिहाइड का फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है, मतलब प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। तो आप नोट कर लो, लिखो, practically it is impossible to produce practically it is impossible to produce aldehyde. Practically it is impossible to produce aldehyde from carboxylic acid directly. Aldehyde from carboxylic acid directly because reducing agent used for the reduction of carboxylic acid into aldehyde, because reducing agent used for the reduction of carboxylic acid into aldehyde are sufficient to reduce aldehyde into alcohol, are sufficient to reduce aldehyde into alcohol, are sufficient to reduce aldehyde into alcohol. तो इसलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड से सीधे एल्डिहाइड नहीं बना सकते। अब हमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो इनडायरेक्ट मेथड को यूज किया जाता है। आगे लिखो, फॉर द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एल्डिहाइड, indirect methods for the conversion of carboxylic acid into aldehyde, indirect methods are used where carboxylic acid is first converted into acid derivative, where carboxylic acid is first converted into acid derivative which are easier to reduce further, with the help of mild reducing agent, with the help of mild reducing agent. तो अब फिर हम क्या करते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हमने एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर लिया,
और फिर ए से डेरिवेटिव को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं, लेकिन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से तो एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो जाता है, तो फिर अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट टेकन इन लिमिटिंग अमाउंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट टेकन इन लिमिटिंग अमाउंट। यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करोगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाने के लिए, उसका अमाउंट को भी अगर आप कम रखोगे तब भी जो है ये इस स्टेज पर रिएक्शन नहीं रुकती, वो आगे एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है तरीका कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाने का। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? इस रिडक्शन मेथड की जो टेक्निकलिटी है वो समझ में आ गई? अब देखो, यहां पे जो रिड्यूसिंग एजेंट हम कंसिडर करते हैं उसमें दो रिड्यूसिंग एजेंट कॉमन है। वैसे तो रिड्यूसिंग एजेंट की पूरी लिस्ट मैंने आपको बताया था ये एल्कोहल चैप्टर में, वहां पे पूरा रिड्यूसिंग एजेंट का लिस्ट एक टेबल के फॉर्म में मैंने दिया था। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम यूज करते हैं उसमें से दो रिड्यूसिंग एजेंट कॉमन है। एक है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिखो फॉर द रिडक्शन ऑफ acid derivative for the reduction of acid derivative into aldehyde for the reduction of acid derivative into aldehyde following two reducing agent are most commonly used. Following two reducing agent are most commonly used. Following two reducing agent are most commonly used. अब कौन से दो रिड्यूसिंग एजेंट हैं? देखो, नंबर 1 डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं डाइबल एच। ये एब्रिविएशन यूज होता है इसके लिए, डाइबल एच। ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, और इसको ऐसे भी लिखते हैं IBU ट्वाइस ALH, IBU ट्वाइस ALH। ठीक है, एक तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है एसिड डेरिवेटिव को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, अमाउंट को कंट्रोल करते हुए। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो हम कंसिडर करते हैं वो है लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी। लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड।
इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, Li, ये कॉम्प्लेक्स है बेसिकली, AlH TBuO थ्राइस। अब आप देखो, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी, ये टर्सरी ब्यूटॉक्सी का एब्रिविएशन है, लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये दो रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो यूज किए जाते हैं। तो आप जरा देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, जैसे हमारे पास एक एसिड डेरिवेटिव है, मान लो ये एसिड डेरिवेटिव है RCOL, ठीक है। इस एसिड डेरिवेटिव को हमने कंसिडर किया और इसको हम डाइबल H से रिएक्ट करा रहे हैं, तो डाइबल H को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो डाइबल H बेसिकली एक ल्यूइस एसिड है, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये एक ल्यूइस एसिड है। और यहाँ पे ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, ये ल्यूइस बेस की तरह बिहेव करता है। तो क्या होता है, ये इससे अटैच हो जाता है। अब मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, RCOL ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, AlHIBu ट्वाइस एल्युमिनियम पे नेगेटिव। अब जरा इसके बाद देखो क्या होगा, एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, तो एल्युमिनियम से जो हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन यहां से फ्री होकर के इस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो अब आप देखो, इससे बन जाएगा RLHOALIBu ट्वाइस, ये बन जाता है। फिर क्या होता है देखो, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड पेयर बन करके वापस आता है और यहां से लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो L नेगेटिव रिमूव हो गया और प्रोड्यूस क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ RCH डबल बॉन्ड O पॉजिटिव AlIBu ट्वाइस, ये बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। यहाँ पे एसिड हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो। तो जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होता है, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट अलग हो जाता है और एल्डिहाइड बन जाता है। तो इससे बन जाएगा एल्डिहाइड और साथ में IBu ट्वाइस AlOH बन जाता है। इस पैटर्न पे रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब आप यहाँ पे L बदलते जाओ, जैसे L आपने ले लिया हैलोजन, तो एसिड हैलाइड का रिडक्शन हो गया,
अगर L आपने ले लिया OR तो एस्टर का रिडक्शन हो गया, अगर LOCOR ले लिया तो एसिड एनहाइड्राइड का रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से आप एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे L जो है, L क्या क्या हो सकता है? L हो सकता है हैलोजन, L हो सकता है OR, L हो सकता है OCOR, बस NH2 नहीं हो सकता। तो मैकेनिज्म के स्टेप समझ में आ गए बेटा? ये डाइबल H के साथ जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो क्लियर हुई? अगर आप यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को यूज करोगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सीधे एसिड डेरिवेटिव को, इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड को भी वो डायरेक्टली अल्कोहल बना देता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अगर आप उसको यूज करोगे तो वो एसिड डेरिवेटिव और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है। और अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करते हो तो वो इनमें से ज्यादातर फंक्शनल ग्रुप को अफेक्ट ही नहीं करता। ठीक है, सिर्फ वो एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है, और वो भी एसिड हैलाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को अगर कंसीडर किया जाए तो वो सिर्फ एसिड हैलाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। बाकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव है उनको वो अफेक्ट नहीं करता। अब इसमें एक बात और है, अगर हम साइनाइड को यूज कर रहे हैं डाइबल H की हेल्प से तब भी एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप अलग से नोट कर लो, लिखो बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड इनटू एल्डिहाइड, बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड इनटू एल्डिहाइड। वैसे एक मेथड तो पहले ही बताया हुआ है साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का, बताओ कौन सा है? साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए एक मेथड मैंने पहले से बताया हुआ है, नेम बताओ रिएक्शन का। साइनाइड से एल्डिहाइड जहां बनता है, बोलो भाई। साइनाइड से एल्डिहाइड फॉर्मेशन मेथड एक पहले ही बता चुका हूं, कौन सी रिएक्शन है? स्टीफेंस रिडक्शन पहले बता चुका हूं। हाँ, बढ़िया काम किया रोहित, कम से कम नोट से ढूंढ तो लिया तूने, बाकी लोगों को तो ढूंढने में भी दिक्कत होती है। स्टीफेंस रिडक्शन साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज करते हैं, स्टीफेंस रिडक्शन। तो एक मेथड तो स्टीफेंस रिडक्शन हो गया। अब एक और मेथड बता रहा हूं साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए। देखो, साइनाइड है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं डाइबल H के साथ, डाइबल H के साथ ट्रीट कर रहे हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है एज अ ल्यूइस बेस, वो इससे कंबाइन कर जाएगा। तो ये बन गया है इंटरमीडिएट स्पीसीज। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन
माइग्रेट करेगा, ठीक है, यहाँ से रिमूव होकर के ये कार्बन से अटैच हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो इससे प्रोड्यूस हो गया RCH डबल बॉन्ड N AlI Bu ट्वाइस, RCH डबल बॉन्ड N AlI Bu ट्वाइस, ये बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते। आपको पता है कि किसी भी इमीनियम सॉल्ट या इम्यूनो कंपाउंड की अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उसका नाइट्रोजिनस पार्ट रिप्लेस हो जाता है विथ ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजिनस पार्ट पूरा हट जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शन आप पहले भी कई बार देख चुके हो, तो यहां भी वही होने जा रहा है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड बन जाता है। इन रिएक्शंस के थ्रू आप कीटोन नहीं बना सकते। साइनाइड या एसिड डेरिवेटिव के रिडक्शन से आप एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। साइनाइड से अगर आपको कीटोन बनाना है तो एक रिएक्शन मैंने बताया हुआ, बताओ कौन सी रिएक्शन है जहां पे साइनाइड से कीटोन बनता है? साइनाइड से कीटोन, रिएक्शन बताई जा चुकी है ऑलरेडी। साइनाइड से कीटोन फॉर्मेशन के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं, बोलो? हाँ, वेरी गुड, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। अगर साइनाइड को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। पहले ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, फिर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो वहां भी इमीनियम सॉल्ट बनता है, हाइड्रोलिसिस के थ्रू वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए लिखो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिड हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम एसिड हैलाइड। तो आपने ये देखा कि एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए तो रोजेन-मून्स रिएक्शन है, ठीक है, एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए रोजेन-मून्स रिएक्शन है। अगर हमें एसिड हैलाइड से कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे? एसिड हैलाइड से कीटोन बनाना है तो इसको रिएक्ट कराते हैं डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। लिख लो, लिखो, when acid halide is treated with dialkyl cadmium, when acid halide is treated with dialkyl cadmium in presence of dry ether, then ketone is obtained. आगे लिखो, this is the best method for preparation of
unsymmetrical ketone. This is the best method for preparation of unsymmetrical ketone. तो अगर हमें अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना है तो अनसिमेट्रिकल कीटोन के फॉर्मेशन का ये सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, अब मैं जिस रिएक्शन को अभी आपको बता रहा हूं ये एनसीईआरटी में गिवन है। अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो एक बार फटाफट आप देख भी लो कि कौन कौन सी रिएक्शन कवर हो चुकी है। एनसीईआरटी में जरा देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हेडिंग गिवन है। पहले नॉमेनक्लेचर गिवन है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, फिर उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब इसमें देखो, जैसे पहली रिएक्शन है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो सब एल्कोहल में डिस्कस हो चुकी है। फिर बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में इन्होंने ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन को कंसीडर किया है, ये भी आपको पता है। ठीक है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ये भी आपको पता है। इसमें डायरेक्ट हाइड्रेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन है और हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ये रोजेनमुंड्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आज ही बताया इसको। फिर उसके बाद फ्रॉम नाइट्राइल्स साइनाइड से, तो स्टीफेंस रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी पहले आपको बताया जा चुका है। फिर साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए आज जो अभी मेथड बताया अभी आपको, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, उस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखो, बोल रहा है कि अगर हमें एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है तो वही डाइबल एच को यूज कर सकते हैं। ये अभी मैंने डिस्कस कर ही दिया, साइनाइड है और एसिड डेरिवेटिव्स है। साइनाइड और एसिड डेरिवेटिव से एल्डिहाइड बनाने के लिए डाइबल एच को यूज किया जा सकता है। इसके बाद फिर प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो बोल रहे हैं कि जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो एक तो मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करा करके आप कर सकते हो। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टॉलीन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टॉलीन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। अगर एल्काइल बेंजीन को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीट करें, ये बताया हुआ है पहले। अगर एल्काइल बेंजीन है जिसमें जो फर्स्ट कार्बन है एल्काइल ग्रुप का, अगर वहां पे एक हाइड्रोजन है, इसको हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये एल्काइल ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एल्काइल ग्रुप गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहाँ पे क्या एल्काइल ग्रुप है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ये देखना है फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। और अगर यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तब भी बताया हुआ है, तब रिंग ब्रेक हो जाती है। अगर इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है और इसको आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करते हो, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, हीटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग अगर करते हैं तो क्या होता है, ये रिंग ब्रेक हो जाती। तो ये बात पहले ही बता चुका हूं आपको। तब क्या होगा, ये जो जिस कार्बन से एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ वो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी 5 कार्बन है, 5 में से 4 इस एनहाइड्राइड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और एक कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन होती है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बता चुका हूं इसके बारे में।
एक बार इसको फिर से देखो, बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड, हाउएवर it is possible to stop the oxidation at the aldehydic stage with suitable reagents that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further. The following methods are used for this purpose. एक तो इटार्ट्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये बता चुका हूं। इसमें देखो ये क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनता है और इस क्रोमिल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आईआईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये टॉलिन को CrO2 Cl2 से रिएक्ट करा रहा है, तो ये क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बन रहा है बीच में, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमिल कॉम्प्लेक्स का। C6H5CHO CrCl2 OH और इधर CrCl2 OH, ये क्रोमिल कॉम्प्लेक्स बनता है। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये जेम डाइऑल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो जेम डाइऑल डिहाइड्रेट होकर के बेंजल्डिहाइड बना लेता है। बाकी ये दूसरा वाला जो मेथड है ये भी बता चुका हूं आपको। बोला यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, तो बोला टॉलिन और सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन इज कन्वर्टेड टू बेंजालिडीन डाइएसिटेट on treating with chromic oxide in acetic anhydride. The benzaldehyde diacetate can be hydrolyzed to corresponding benzaldehyde with aqueous acid. तो पहले बेंजालिडीन एसिटेट बन गया और उसके बाद हमने उसकी जब हाइड्रोलिसिस कराई तो जेम डाइऑल बना, वो डिहाइड्रेट होकर के बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन पहले डिस्कस हो चुकी है। फिर उसके बाद देखो बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या है, टॉलिन का पहले डाइक्लोरिनेशन करा दिया, बेंजल डाइक्लोराइड बन गया, और फिर उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डिहाइड बन जाता है। जेम डाइऑल बनेगा, फिर वो डिहाइड्रेट होकर के बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली रिएक्शन है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। गेटरमैन कॉच रिएक्शन, तो ये भी आपको बताया हुआ है। यहाँ पे बेंजीन या उसका डेरिवेटिव को CO और HCl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में ट्रीट करते तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और मैंने बल्कि एक रिएक्शन इसके साथ और बताया हुआ है, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। बेंजीन को HCN HCl के साथ AlCl3 या ZnCl2 की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। उसके बाद आप देखो अभी जो रिएक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं वो यहां पे गिवन है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो बोला ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड, मतलब एसिड क्लोराइड, ट्रीटमेंट ऑफ एसिड क्लोराइड विथ डाई एल्काइल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विथ ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट के पीछे जो सारी रिएक्शन बताया हुआ है उसमें इसका प्रिपरेशन भी बताया हुआ है, तो वो प्रिपरेशन एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विथ डाइएल्काइल कैडमियम प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विथ ग्रिग्नॉड रिएजेंट गिव्स कीटोन। तो अब यहां पे देखो बोला जा रहा है कि अगर ग्रिग्नॉड रिएजेंट को, ठीक है, ग्रिग्नॉड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराया जाए, ग्रिग्नॉड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होता है, बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन होता है। ट्रांसमेटलेशन के थ्रू डाई एल्काइल कैडमियम बन जाता है। एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्रांसमेटलेशन। और MgCl2 का फॉर्मेशन होता है, MgCl2 का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से
डाई एल्काइल कैडमियम प्रोड्यूस होगा। और फिर क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं फिर इस डाई एल्काइल कैडमियम को एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं, इसको एसिड क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये भी एक अच्छी बात है, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है। तो क्या होता है यहां पे RCOR प्राइम बन जाता है, RCOR प्राइम प्लस CdCl2। अब इस CdCl2 को फिर से डाई एल्काइल कैडमियम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो CdCl2 बना है इसको हम इस रिएक्शन के थ्रू वापस डाई एल्काइल कैडमियम में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको यूज करते, फिर उसको कन्वर्ट करते। तो इस तरीके से ये मतलब जो है इसको CdCl2 को रीजनरेट किया जा सकता है, फिर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है कीटोन को प्रोड्यूस करने का। अच्छा, एक बात और, ये स्पेसिफिक भी है, ये मेथड स्पेसिफिक भी है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं उनमें से ये मोस्ट एफिशिएंटली एसिड हैलाइड से ही रिएक्ट करता है। ये मोस्ट एफिशिएंटली एसिड हैलाइड से ही रिएक्ट करता है। ये एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता, एस्टर को कीटोन में नहीं कन्वर्ट कर पाता, अमाइड को कीटोन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड को कन्वर्ट कर देता है बट यील्ड अच्छी नहीं होती। तो सबसे एफिशिएंटली ये एसिड हैलाइड को ही कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो मतलब डाई एल्काइल कैडमियम स्पेसिफिक भी है फॉर एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। ये भी एक स्पेशल फीचर है इस रिएजेंट का। इसी पैटर्न पे एक रिएक्शन और प्रोसीड करती है जहां पे हम कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। रिएक्शन को बोलते हैं कोरे पोजनर व्हाइटसाइड हाउस सिंथेसिस। हाउस सिंथेसिस आपने कोरे हाउस सिंथेसिस रिएक्शन के बारे में पढ़ा है एल्केन के प्रिपरेशन में। उसी रिएजेंट को, जो कोरे हाउस सिंथेसिस में रिएजेंट यूज किया जाता है, उसी रिएजेंट को यहां पे यूज किया जाता है कीटोन बनाने के लिए, ठीक है। तो कोरे हाउस रिएजेंट जो है, कोरे हाउस सिंथेसिस का रिएजेंट यहां यूज हो रहा है, इसलिए कोरे हाउस नेम आ रहा है। और उसको यूज किया पोजनर एंड व्हाइटसाइड ने, तो कुल मिलाकर के रिएक्शन का नेम इतना बड़ा हो गया, कोरे पोजनर व्हाइटसाइड हाउस सिंथेसिस। अब देखो कैसे यहां पे कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, लिखो when acid halide or acid anhydride, when acid halide or acid anhydride, when acid halide or acid anhydride is treated with lithium dialkyl cuprate, is treated with lithium dialkyl cuprate, is treated with lithium dialkyl cuprate, also called Gilman's reagent, also called Gilman's reagent, also called Gilman's reagent, at minus 30 degree centigrade, at minus 30 degree centigrade, at minus 30 degree centigrade, then ketone is obtained, then ketone is obtained। अब एक प्रॉब्लम तो यहां पे ये टेम्परेचर का मेंटेनेंस है। अगर टेम्परेचर जरा भी इंक्रीज हुआ
तो फिर जो कीटोन बना है उसके साथ फर्दर रिएक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इस वजह से यहाँ पे एक तो रिएक्शन की कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आती है, रिएक्शन के मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, और दूसरा ये अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है तो उससे कीटोन जो है फर्दर कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, तो कीटोन की यील्ड जो है वो पुअर हो जाती है। इसलिए ये उतना अच्छा मेथड नहीं है जितना अच्छा मेथड इससे पहले वाला हमने कंसिडर किया है। तो अब देखो यहाँ पे एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड को हमने लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट के साथ ट्रीट किया, लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट के साथ ट्रीट किया। एसिड हैलाइड को हमने लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट के साथ ट्रीट किया। तो अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा RCOR प्राइम, RCOR प्राइम प्लस एल्काइल कॉपर बनता है R प्राइम Cu प्लस LiCl। तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। आप यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड को भी कंसिडर कर सकते हो। अगर एसिड एनहाइड्राइड को यूज किया है तो यहां भी कीटोन बन जाता है RCOR प्राइम प्लस R प्राइम Cu प्लस RCOO नेगेटिव Li पॉजिटिव, लिथियम कार्बोक्सिलेट। बाकी जो एनसीईआरटी में रिएक्शन है, अगर आप इनको देखो तो इसके बाद प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट्राइल है, वो ग्रिग्नॉड रिएजेंट वाली रिएक्शन आपको बताई जा चुकी है। और फिर उसके बाद प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन, तो इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को कंसीडर कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। तो एनसीईआरटी में जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो सारी रिएक्शन जो है डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। और अभी ये रिएक्शन नंबर क्या था जो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है, इस रिएक्शन का रिएक्शन नंबर स्टार्टिंग से लेकर के अब तक क्या है, रिएक्शन नंबर 42। ओके, तो 2-3 रिएक्शन और है छोटी छोटी, फटाफट इनको भी समराइज कर लेते हैं। एक तो देखो, अगर हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है या इनफैक्ट एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड या एसिड डेरिवेटिव है, और उस कार्बोनिल कंपाउंड को हम डाई कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या एसिड डेरिवेटिव जो है उसके अंदर एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप लाना चाहते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम सेलेनियम डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे नोट कर लो, लिखो conversion of carbonyl compound into dicarbonyl compound, conversion of carbonyl compound into dicarbonyl compound।
कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इनटू डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास ऐसा कंपाउंड है, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें ये स्ट्रक्चरल फीचर प्रेजेंट है, CH2CO, इसको हमने ट्रीट किया सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में इन यूवी लाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक कार्बोनिल कंपाउंड है, उसको हमने सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में इन यूवी लाइट ट्रीट किया। तो क्या होता है, ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, अल्फा मिथाइलिन ग्रुप है, ये मिथाइलिन ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। मिथाइलिन ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जैसे देखो, अगर हमारे पास इथेनल है, इथेनल को हमने सेलेनियम डाइऑक्साइड डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में इन यूवी लाइट ट्रीट किया, तो ये ग्लाइऑक्सल बन जाता है, ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल इथेनल ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CO CH2 CH3 CH3CO CH2 CH3, अब इसको हमने अगर ट्रीट किया सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट की। एक तो ये बनेगा CH3CO CO CH3, क्योंकि देखो एक तो यहां से ऑक्सीडेशन हो सकता है, दूसरा यहां से हो सकता है, और दूसरा प्रोडक्ट ये बन सकता है CHO CO CH2 CH3। अब इसमें ये वाला मेजर होता है, जो लेस हिंडर्ड कार्बन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, उसके ऑक्सीडेशन से मेजर प्रोडक्ट बनेगा ऐसे सिचुएशन में। इनफैक्ट अगर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 COO CH3, मान लो ये कंपाउंड है, अब इसको हम सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज होगा, तो यहां पे बन जाएगा HCO COO CH3। अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, साइक्लोपेंटेनोन, और बोला जा रहा है कि आप इसको इस एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करो, साइक्लोपेंटेनोन है, इसको इस एनहाइड्राइड में कन्वर्ट करना है। अब आप देखो कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले साइक्लोपेंटेनोन को सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं इन यूवी लाइट, तो यहां पे ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट होगा इसी रिएक्शन के थ्रू, ये बन जाएगा। और फिर उसके बाद इसका बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन मतलब इसको परऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट किया, मान लो MCPBA को यूज कर लिया, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड,
तो जब बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बन जाता है। तो ये सब स्पेशल रिएजेंट है जो स्पेशल कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। कीटोन प्रोड्यूस करने का एक मेथड और है, लिखो, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे लिखो, when carbon dioxide is treated with excess of alkyl lithium, when carbon dioxide is treated with excess of alkyl lithium followed by hydrolysis, then symmetrical ketone is obtained. तो अब देखो बेटा, जैसे CO2 है और इसको एल्काइल लिथियम से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे हेटेरोलिसिस होगी, R नेगेटिव बना, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करके यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होते हैं। तो यहां से फॉर्म हो जाएगा RCOO नेगेटिव Li पॉजिटिव, लिथियम कार्बोक्सिलेट। अब क्या होता है देखो, लिथियम कार्बोक्सिलेट के ऊपर एल्काइल लिथियम फर्दर अटैक करता है। अब इससे क्या हुआ, इससे यहाँ पे फॉर्म हो गया RCRO नेगेटिव Li पॉजिटिव, O नेगेटिव Li पॉजिटिव, ये बन गया। और फिर क्या हुआ, फिर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे जेमडाइऑल बन गया, RCOH OHR। और आपको पता है जेमडाइऑल अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे 2 H ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, इसलिए ये डिहाइड्रेट हो गया। और डिहाइड्रेट होकर के क्या बन गया, कीटोन। तो ये एक और मेथड है। यहाँ पे ध्यान देना है, एल्काइल लिथियम को एक्सेस में यूज करना है। अगर एल्काइल लिथियम को स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में यूज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। एक्सेस में यूज करना पड़ेगा एल्काइल लिथियम को। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, एसिटो एसिटिक एस्टर कंडेंसेशन। एसिटो एसिटिक एस्टर कंडेंसेशन। एसिटो एसिटिक एस्टर कंडेंसेशन। एसिटो एसिटिक एस्टर कंडेंसेशन। अब जरा देखो इसमें क्या करते हैं।
पहले हमने लिया एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। अब जरा इसको समझना कि इसको एसिटो एसिटिक एस्टर क्यों बोला जा रहा है। ये वाला पार्ट को देखो तो ये एसिटिक एसिड का एस्टर है, ये एसिटिक एसिड का एस्टर है, और उसमें एक हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड में जो अल्फा कार्बन है वहां पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा रहा है एसिटो ग्रुप के साथ, CH3CO के साथ, इसलिए हम इसको एसिटो एसिटिक एस्टर बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक्वस NaOH और KOH के साथ बॉयल करते हैं, एक्वस NaOH और KOH के साथ बॉयल करते हैं। तो जब हम इसको एक्वस NaOH और KOH के साथ बॉयल करते हैं तो ये जो एस्टर है यहाँ पे, इस एस्टर का सबसे पहले डीएस्टरिफिकेशन हो जाता है, एस्टर का डीएस्टरिफिकेशन हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये बन जाता है CH3 CO CH2 COO Na। अब आपको एक बात याद आनी चाहिए, वैसे तो काफी पुरानी बात हो गई और आपको तो अभी नई बात भी याद नहीं है। अगर आप देखो तो ये एक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अगर हम इस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें, अगर इसको हम हीट करें तो हीट करने पे ये अपने आप से डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा, ये हीट करने पे अपने आप से डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है, और डीकार्बोक्सिलेट होकर के ये एसीटोन बना लेता है। और यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन क्यों होगा, इसलिए बिना सोडा लाइम के डीकार्बोक्सिलेशन होगा, क्योंकि जब ये CO2 हटेगा तो जो कार्बन आयन फॉर्म हो रहा है वो CH3CO के -M के साथ स्टेबलाइज हो रहा है। जब ये CO2 यहां से रिमूव होगा तो यहां पे कार्बन आयन बनेगा, इस कार्बन आयन को ये जो कीटोन है इसका -M स्टेबलाइज कर रहा है, इसलिए बिना सोडा लाइम के डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट एसीटोन है। तो इस रिएक्शन को एसिटो एसिटिक एस्टर कंडेंसेशन बोलते हैं। इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व है, पहला स्टेप है डीएस्टरिफिकेशन और दूसरा स्टेप है डीकार्बोक्सिलेशन, डीएस्टरिफिकेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब एक रिएक्शन और लिख लो, तो इसके बाद मैं क्लास को कंप्लीट करता हूं। लिख लो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, by oxidation of benzyl chloride, by oxidation of benzyl chloride। तो इसमें लिखो दिस इज द laboratory method, this is the laboratory method of preparation, this is the laboratory method of preparation of benzaldehyde, this is the laboratory method of preparation of benzaldehyde। अब इसका डिटेल लिख लो, in this method benzyl chloride, in this method benzyl chloride is treated with lead nitrate, in this method benzyl chloride is treated with lead nitrate, in this method benzyl chloride is treated with lead nitrate, from where benzaldehyde is obtained, from where benzaldehyde is obtained। तो ये है रिएक्शन बेटा, बेंजाइल क्लोराइड इसको लेड नाइट्रेट के साथ, ठीक है, लेड नाइट्रेट के साथ हीट करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अब कैसे बनता है जरा देखो, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो ये लेड नाइट्राइट बनाता है,
और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करते तो लेड नाइट्राइड बनता है और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं और 3 नेसेंट ऑक्सीजन। बेंजाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल और 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब यहां से देखो 2 मॉलिक्यूल बनता है बेंजल्डिहाइड का, 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का बनता है। मतलब ये जो CH2Cl है ये CHO में कन्वर्ट होगा, तो इसका मतलब यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक क्लोरीन। तो 2 मॉलिक्यूल है तो 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन मिलकर के Cl2 बना लेते, और 2 हाइड्रोजन रिमूव हुआ और यहां से एक ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन में 2 तो यहां आ गए बेंजल्डिहाइड के अंदर, एक ऑक्सीजन और बच गया और 2 हाइड्रोजन, तो H2O बन जाता है। इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड अगर बनाना है तो उसका लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, लेड नाइट्रेट के साथ हीट करो। तो लेड नाइट्रेट के साथ हीट करने पे बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा देखो 2 रिएक्शन और है, एक सोमलेट रिएक्शन है, ठीक है, सोमलेट रिएक्शन, और एक रिएक्शन और है जिसको हम बोलते हैं हुबेन-हॉस्ट रिएक्शन। तो अब इन दोनों रिएक्शन को मैं कल की क्लास में डिस्कस करते हुए, कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा जिसमें कंडेंसेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी डिस्कस होनी है। ओके बेटा।